हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सैंपल पेपर 8। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। एमसीक्यू सेक्शन रहेगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, अ लार्ज हरप्पन जार कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दूर दराज के जो ट्रेड किए जाते थे तो उस समय पे हड़प्पा का जो जार है ना वो कौन सी साइड से मिला है। और जो ये जार है ना ये कैसा है, ये थिक लेयर से बना हुआ है, क्ले की, ब्लैक क्ले से बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये कौन सी साइड से मिला है स्टूडेंट, तो ये मिला है आपका ओमान से। ठीक है, कुछ इस तरीके का जार है ये। यहाँ पे देखिए इसकी इमेज भी दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ओमान। आंसर डी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन 2 पे मूव करेंगे। मैच द फॉलोइंग बोल रहा है ये। तो शोरतुगई ये कहाँ पड़ता है, तो ये अफगानिस्तान में पड़ती है। एंड खेतड़ी ये कहाँ पड़ती है, ये राजस्थान में पड़ती है। मेलुहा ये किसने बोला था, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने बोला था। एंड कोट दीजी ये कहाँ पे है, ये है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2। तो यहाँ पे आप ए का 2 सर्च करो, आंसर सी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फ्यू इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड अ किंग रेफर्ड एज पियदसी व्हिच मींट प्लेजेंट टू बीहोल्ड। हु अमंग द फॉलोइंग किंग इज नोन एज पियदसी। तो पियदसी जो है ये किसको बोला गया है, तो ये बोला गया है अशोका को, जिसका मतलब क्या होता है, प्लेजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको ना बताना है किस पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो फर्स्ट बोल रहा है द संस्कृत यूज्ड इन दिस टेक्स्ट इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास और ऑफ द प्रशस्तीज। तो जो वेदों में और प्रशस्तीज में जो संस्कृत लिखी रहती है तो इतनी टफ नहीं है जो इसमें लिखी गई है। ठीक है, तो संस्कृत जो है यहाँ पे बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। एंड 2 बोल रहा है द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द टेक्स्ट वाज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चैरियट बार्ड्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये किसके बारे में पूछ रहा है। चैरियट बार्ड्स मतलब जो सारथी होते हैं, ठीक है, जो रथ चलाते हैं। एंड थर्ड बोल रहा है दिस टेक्स्ट इंक्लूडेड ओवर 1 लाख वर्सेस विद डिपिक्शन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड द सिचुएशन। तो ये 1 लाख वर्सेस जो है इसमें पाए गए हैं। ठीक है, तो ये है महाभारत, पहले हम बता देते हैं। आंसर ए इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म यूज्ड फॉर विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड एज। तो विलेज हेडमैन को क्या बोला जाता था, तो बोला जाता था मुकद्दम। ठीक है, और सिक्स क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट काउंसिल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ना बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये पहचानना है कि ये सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आप बुद्धिस्ट काउंसिल देखिए कि कौन सी सही है कौन सी नहीं। ये देखिए यहाँ पे काउंसिल की लिस्ट दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसकी प्लेसेस दे रखी है, ये यहाँ पे राजगीर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे राजगीर कर लेना, ये मगध की कैपिटल थी फर्स्ट। एंड फिर ये वैशाली दे रखी, ये बिहार में है, राजगीर भी बिहार में है, पाटलिपुत्र भी बिहार में है, लेकिन कुंडलबन जो है ना ये कश्मीर के अंदर है। तो 3 जगह आपकी कहाँ पे है, बिहार में है। पहली जो काउंसिल हुई थी ये कौन से राजा थे उस समय पे, ये थे अजात शत्रु, तो इन्होंने हेल्ड करवाई थी। ठीक है, अजात शत्रु। दूसरी वाली जो है ये कालाशोक ने करवाई थी। तीसरी वाली जो है ये अशोक ने करवाई थी। और चौथी वाली जो है ये कनिष्क ने करवाई थी, राजा कनिष्क। ठीक है, तो आप जो है मतलब एक ऐसे करके याद रखना, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोका एंड कनिष्का। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका टाइम पीरियड दे रखा है, जो पहली वाली है वो 483 बीसी में हुई है, सेकंड वाली जो है ये 383 बीसी में हुई है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है उल्टा। एंड थर्ड वाली जो है ये 250 में हुई है। एंड कुंडलवन वाली जो है ये 72 एडी में हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लिया आपने। उसके बाद हम आंसर्स पे देखेंगे जरा। अब यहाँ पे आपको ना एक आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई पहली कौन सी हुई, दूसरी कौन सी हुई और कब किसने करवाई। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है द फर्स्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बिंबिसार। तो हमने क्या देखा था पहले, बिंबिसार नहीं, बिंबिसार के जो बेटे थे ना अजात शत्रु, उन्होंने हेल्ड करवाई थी। ठीक है ना, तो और यहाँ पे क्या हो गया, राजगीर तो सही बोल रहा है, बिल्कुल सही चीज बोल रहा है, 483 भी सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रूलर दे रखा है ना ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। देन सेकंड बोल रहा है द काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कालाशोक एट वैशाली इन 383 बीसी। ये हमने बिल्कुल सही देखा था ना, कालाशोक ने वैशाली में
हेल्ड करवाई थी। एंड थर्ड वाली है द थर्ड काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। देखा था क्या हमने? नहीं, चंद्रगुप्त के जो पोते थे ना अशोका, उन्होंने इसको हेल्ड करवाया था। ठीक है, और पाटलिपुत्र बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे चंद्रगुप्त बोल रहा है, आना क्या चाहिए? अशोका। एंड फोर्थ वाला बोल रहा है द फोर्थ काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कनिष्का एट कश्मीर। कश्मीर के कुंडलवन में हेल्ड करवाई थी, है ना, 72 एडी में, ये हमने जस्ट देखा था। तो अभी इसमें हमारे जो है कौन से सही हो गए? सेकंड वाला सही हो गया एंड फोर्थ वाला सही हो गया। तो आंसर 2 एंड 4 आर करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद 7th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फ्रांसिस्को बर्नियर केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ डैश। ठीक है, तो फ्रांसिस्को बर्नियर जो है ये किसकी तलाश में भारत आए थे? किस चीज के लिए आए थे? ये है फ्रांसिस्को बर्नियर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मुगल एम्पायर में आए थे, ये अपॉर्चुनिटीज के लिए, अवसर के लिए। एक्चुअली ये डॉक्टर भी थे, है ना, ट्रैवलर भी थे। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो शाहजहां के बेटे थे ना दारा शिकोह, तो उनके दरबार में यहाँ पे 10 साल जो है डॉक्टर का काम भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अपॉर्चुनिटीज के लिए आए थे भारत में। एंड इनका क्या था ना, एक खासियत थी कि ये जो है इंसानों का नेचर पढ़ना बहुत जल्दी, मतलब इनको आता था, बहुत अच्छे से आता था, बहुत जल्दी भांप जाते थे कि इंसान का व्यवहार कैसा होगा करके, इनमें ये खासियत थी। इनको बहुत एक्साइटमेंट रहता था लोगों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे मूव करेंगे 8th क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द अर्ली ट्रेडिशन रिलेटेड टू द भक्ति मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड बताना है। ठीक है, आपको पहचानना है कि ये कौन सी टाइप की भक्ति है। तो पहला बोल रहा है इट फोकस्ड ऑन द वर्शिप of specific deities such as Shiva, Vishnu and his avatar and forms of goddess। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्शिप करते हैं शिव जी की, विष्णु जी की, एंड जो हमारी डाइटीज हैं, जो गॉडेस है, माताएं हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो ये भाई हम करते ही हैं नॉर्मली, तो इसमें कौन सी भक्ति हो जाएगी? ये तो सगुन भक्ति लग रही है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड भी बोल रहा है, देखो द मेन प्रोपोनेंट्स पर तुलसीदास, चैतन्य एंड सूरदास एंड मीरा। तो ये सारे के सारे जो प्रोपोनेंट्स है ना, ये किस चीज को बोलते हैं, मतलब किस चीज को मानते थे? ये मानते थे सगुन भक्ति को। आंसर बी इज करेक्ट। देन 9th क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च फ्रॉम दिस प्लेस इन गुजरात। तो गांधी जी ने कहां से अपनी जो डांडी मार्च है वो स्टार्ट की थी? तो ये स्टार्ट की थी साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती के संत। उसके बाद 10th में आएंगे। हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये तो कई बार हमने डिस्कस कर रखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी डेट को? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है डेट को भी भूलना नहीं है। ये यहाँ पे हमारा प्रियम्बल भी इंट्रोड्यूस हुआ था इसी टाइम पे ही। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच पैट्रोनाइज्ड द इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्तास। तो बुद्धा एंड बोधिसत्तास जो है ये मतलब किसको पैट्रोनाइज करते हैं? कौन से टेक्स्ट को पैट्रोनाइज करते हैं यहाँ पे बुद्धिस्ट के? तो ये हैं आपके महायान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, महायान एंड हीनयान, ये क्या है, दो ग्रुप थे बुद्धिस्ट कल्चर में। तो यहाँ पे क्या है, जो हीनयान लोग हैं, यहाँ पे जो इनके मॉन्क्स हैं, जो इनके फॉलोवर्स हैं ना, तो इनको क्या है, मतलब इनको इंडिविजुअली यहाँ पे इनको मुक्ति चाहिए, इनको मोक्ष चाहिए, ये अपने लिए ही सोचते थे। ठीक है, लेकिन जो महायान वाले लोग थे ना, इन्होंने बोधिसत्तास को अपॉइंट कर रखा था कि भाई खुद तो जो है मोक्ष प्राप्त करना ही है, मुक्ति प्राप्त करनी है, लेकिन दूसरों को भी बताना है रियलिटी क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया था। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ग्रेट व्हीकल बोला जाता है इनको। ठीक है, और इनको जो है ये मतलब एक तरीके से स्मॉलर व्हीकल बोला जाता है। ठीक है, या स्लो व्हीकल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है हीनयान महायान में बस यही एक फर्क था। ठीक है, और हीनयान जो है ये सुत्त पिटाका, धम्म पिटाका एंड विनय पिटाका पे ही विश्वास रखते थे, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी अपनी सोच जो है ये बढ़ा ली थी, इसलिए क्या है, ये ज्यादा फ्लरिश्ड हुए थे। 12th पे आएंगे। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विजयनगर एम्पायर। तो आपको यहाँ पे ना इनकरेक्ट बताना, ये सबसे पहले पढ़ना है कि भाई करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है ना, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। तो पहला क्या बोल रहा है? इनिशियली पेनुकोंडा वाज अ कैपिटल ऑफ मगधा। अरे भाई ये कहां से आ गया पेनुकोंडा? ये मगधा जो है ना, इसकी कैपिटल थी राजगीर। तो ये पहला ही हमारा गलत हो गया। ठीक है, हमारा आंसर ए ही हो जाएगा, बाकी की भी हम पढ़ लेते हैं।
इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर एम्पायर किसने एस्टेब्लिश किया था? हरिहर एंड बुक्का ने किया था 1336 में, सही है। एंड सी बोल रहा है दिस पीरियड वाज गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर इन साउथ इंडिया, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। एंड कृष्णदेव राय इज रिगार्डेड एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द विजयनगर, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा ए। एंड 13 पे मूव करेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताना है, मुगलों के समय पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इट वाज बेसिकली अ ग्रेडिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू रैंक द ऑफिसर्स बेस्ड ऑन देयर रैंक एंड सैलरीज। तो ये जो है इसको क्या बोला जाता था? एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल एम्परर अकबर इन 1571 एडी, ठीक है। तो इसको बोला जाता था मनसबदारी सिस्टम। मनसब का मतलब होता है रैंक, जो ऑफिसर्स को रैंक दी जाती है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये रैंक देते थे और उसी के हिसाब से इनको सैलरी एंड जगह देते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 14th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता द इंडियन पोस्टल सिस्टम वाज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इब्न बतूता ने आके भारत में क्या देखा था? इंडियन पोस्टल सिस्टम जो है इसके बारे में उन्होंने क्या पता किया कि भाई दो तरीके के पोस्टल सिस्टम है यहाँ पे, एक है उलूक और दूसरा है दावा, ठीक है। तो उलूक जो है ये घोड़े के द्वारा जो है पोस्टल सिस्टम यूज किया जाता है, और जो दावा है ये फुट सोल्जर्स के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, ये जो पोस्टल सिस्टम है, तो इसमें टू सेंड द इंफॉर्मेशन, सही बात है भाई, अभी पोस्टल सिस्टम है तो इंफॉर्मेशन तो जाएगी ना। पी बोल रहा है टू रेमिट क्रेडिट अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, तो भाई लंबी दूरी तक जो पैसा भेजना है ना, ये काम भी किया जाता था। तीसरा क्या है? टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, बहुत जल्दी सामान भी पहुंचाना है शॉर्ट नोटिस पे ही, मतलब तो ठीक है, ये भी होता था। एंड ऑल ऑफ द अबाव हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट। देन मूव करते हैं 15th क्वेश्चन पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। असर्शन क्या बोल रहा है? मिलिट्री चीफ्स वर आल्सो नोन एज नायकास, ठीक है। तो ये तो सही है, मिलिट्री चीफ्स को नायकास बोला जाता था। एंड रीजन क्या बोल रहा है? अमर नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशंस ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो भाई ये जो इनोवेशन है ना विजयनगर एम्पायर का, ये भी बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो ये इनोवेशन लिया था ये मुगलों से ही लिया था एक तरीके से। एंड अमर नायकास जो है ये भी एक तरीके से क्या होते थे? मिलिट्री कमांडर्स ही होते थे, ये भी मिलिट्री कमांडर्स हैं। बस इसमें फर्क क्या है? थोड़ा सा ही फर्क है कि ये तो है नॉर्मल मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है, लेकिन ये जो अमर नायकास है ना, ये स्पेशल मिलिट्री कमांडर्स होते थे। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत होता था जो एम्पायर होता था ना उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? राजा को ट्रिब्यूट देते थे, मतलब राजा के लिए अति वफादार होते थे, और राजा जो है इनको कुछ प्लेस वगैरह भी देता था, और वहां से ये लोग क्या है अपने उस एरिया को मतलब उसको संभालते थे और वहां से वो टैक्स वसूल करते थे, ठीक है। और इस तरीके से मिलिट्री वगैरह जो है तैनात रखते थे राजा के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये अमर नायका जो है ये एक विशेष कैटेगरी बना दी जाती है, ये होते तो मिलिट्री कमांडर्स ही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन मूव करेंगे 16th क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज एंड राइट इट्स नेम। तो आपको ना ये जो इमेज है ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रही होगी, हम इसको यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके की इमेज है स्टूडेंट। तो ये जो इमेज है ये किस चीज को दर्शा रही है? तो ये दर्शा रही है स्कल्पचर फ्रॉम द अमरावती। ये अमरावती के जो स्कल्पचर्स है ना वहां पे देखी गई है ये वाली इमेज, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके से बुद्धिस्ट साइट्स जो है वहीं से ये फाइंड आउट हुई है इस तरीके की इमेजेस। एंड उसके बाद मूव करेंगे यहाँ पे 17th क्वेश्चन। द समरी रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश बाय द ब्रिटिश इन डैश। तो आपको बताना है कि समरी रेवेन्यू सेटलमेंट जो है ये सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, और कौन से समय पे इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था अवध में 1856 एंड 57 के समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये एक्चुअली था क्या, जो जोतेदार्स वगैरह होते थे ना, तालुकदार्स जो थे, जो गाँव के लोगों को बहुत परेशान भी करने लग गए थे ना, तो इनकी पावर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। यहाँ पे किसानों के लिए एक अच्छा ही ये रेवेन्यू सेटलमेंट था, ठीक है। उसके बाद 18 क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी मेड हिज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया एट, अब देखो गांधी जी आए कब? 1915 में गांधी जी भारत आए साउथ अफ्रीका से, ठीक है। 1916 में इन्होंने सबसे पहले अपना अपीयरेंस दिया भारत के लोगों के सामने, वो दिया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इन्होंने अपना अपीयरेंस दिया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला भी था
क्योंकि अब इस ये जो यूनिवर्सिटी का जब ये इनॉग्रेशन हुआ था, तब यहाँ पे क्या है, सारे जो वेल्दी लोग हैं, अच्छे लोग जो हैं, देखने में अच्छे लगते थे, वो सब आ गए थे यहाँ पे। लेकिन जो मेन जनता है, हमारे जो पीजेंट्स हैं, हमारे जो किसान हैं, वो नहीं थे। तो इन्होंने, गांधी जी ने बोला भी था कि मेरे भारत के असली लोग कहाँ हैं, असली जनता कहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने पूछा था। उसके 19th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द मेन डिमांड ऑफ खिलाफत मूवमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये तो हमने कई बार पढ़ रखा है कि खिलाफत मूवमेंट जो है, इसकी मेन डिमांड क्या थी, तो ये थी रिस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट ऑफ टर्की, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, इसके आंसर्स जो दे रखे हैं ना, उसमें ये गलत दे रखा है इसका आंसर, लेकिन आप इसको करेक्ट कर लेना। आंसर सी इज करेक्ट, रिस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट, ठीक है। उसके बाद 20th का क्वेश्चन देखेंगे, हु केम इनटू बंगाल इन 1780s। 1780s के समय पे कौन आए थे, तो ये आए थे आपके संथाल्स, ठीक है। संथाल्स और पहाड़ीज की कहानी ये तो आपने चैप्टर में पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। दामिन को जो जगह दी जाती है, संथाल्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा जो ग्रांट किया जाता है लैंड को, है ना, फिर उसके बाद किस तरीके से इनके डिस्प्यूट्स होते हैं ब्रिटिशर्स से, तो ये सारी चीज। उसके बाद 21st लास्ट एमसीक्यू देख लेंगे हम, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ये मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था, कौन थे बंगाल के गवर्नर जनरल, तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 के समय पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब मूव करेंगे सेक्शन बी में, तो 22nd क्वेश्चन देखते हैं, द धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्रास आल्सो कंटेन्ड rules about the ideals occupation of the four categories of varnas, critically examine the statement। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी आप इसमें डाल सकते हो। तो जैसे धर्म सूत्रों में और धर्म शास्त्रों में किस तरीके से जो वर्ण सिस्टम लिखा हुआ था ना, जो उनकी श्रेणियां लिखी हुई थी, उनके जो व्यवसाय, उनका जो काम लिखा हुआ था और उसके जो नियम लिखे थे ना, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। 23rd बोल रहा है, व्हाई डिड मॉडर्न रूल्स कैप्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स। तो जो मॉडर्न एम्पायर था, तो वहां पे जो ऑफिसर्स की संख्या थी वो किस तरीके से ज्यादा थी, मतलब क्यों वो इतने ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे, किस किस फील्ड में अपॉइंट करते थे, तो ये आपको बताना है। 22nd का आंसर देख लेते हैं, धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास में किस तरीके से जो उनके काम है वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, सबसे पहले तो जो वर्णा सिस्टम है ना, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड था। एक है ब्राह्मण्स, दूसरा है क्षत्रियास, तीसरा है वैश्यास और चौथा है शूद्रास। तो जो ब्राह्मण्स है ना, इनका काम क्या हुआ करता था कि ये जो है सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, जैसे यज्ञ है, हवन है, ये सब करते थे, एंड जो गिफ्ट रिसीव करते थे राजा से, ठीक है। तो इनका काम था वेदों को पढ़ना और हवन करवाना और गिफ्ट रिसीव करना। और जो क्षत्रियास थे, इनका काम क्या था, जैसे वॉरफेयर में परफॉर्म करना, मतलब जो लड़ाइयां करते थे, ये लोग लड़ाइयां होती थी तो ना, उसमें ये परफॉर्म करते थे, एंड यहाँ पे लोगों की प्रोटेक्शन करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, जुडिशरी को देखते थे, और यहाँ पे ये वेदों की स्टडी भी करते थे, साथ में हवन वगैरह भी करते थे और गिफ्ट देते थे, मतलब ब्राह्मण्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैश्यास के बारे में देखेंगे, ये एक तरीके से ट्रेड, मर्चेंट्स, एग्रीकल्चर, हर फील्ड में काम करते थे। तो यहाँ पे ये भी स्टडी कर सकते हैं वेदों की। वेदों की स्टडी कौन कर सकता है, ब्राह्मण्स कर सकते हैं, क्षत्रियास कर सकते हैं, वैश्यास कर सकते हैं, लेकिन शूद्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैश्यास है, इनका काम क्या होता था, एग्रीकल्चर को देखना, पैस्टोरलिज्म को देखना, ट्रेड करना, ये सारे काम जो है इन्वॉल्व होते थे वैश्यास ग्रुप में, यानी वर्णा में। एंड 4th वाला शूद्रास जो है, इनका काम बस यही होता था कि इन तीनों को सर्विस देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज बताई हुई है और यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। देन देखेंगे 23rd वाला, कि मॉडर्न जो एम्पायर था, उसने किस तरीके से ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रखा था, कौन सी कैटेगरी में। तो पहले देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्म महामत्तास। तो ये तो आपको पता ही होगा, अशोका ने इनको अपॉइंट किया था, ये एक तरीके का नया अपॉइंटमेंट था एक्चुअली। जब जो अशोका है वो बुद्धिज्म को ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे ये धम्म महामत्तास को अपॉइंट करते हैं। ये क्या होता है कि जो धम्म की वैल्यूज है ना, जो बिलीफ्स हैं, उनको स्प्रेड करना है पूरा लोगों के बीच में और पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब इसको फैलाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पाइस, जासूसी वाले जो एजेंट्स थे, ये भी उनको अपॉइंट करते थे, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में देखे गए हैं। तो ये क्या करते थे, ये जो एक्सटर्नल जो इनके एनिमीज हुआ करते थे ना, जो भी उनके बाहरी जो दुश्मन हुआ करते थे, तो उनके एरियाज में जाके उनका चेकिंग करते थे कि ये किस तरीके से हमारे खिलाफ जो है वो साजिश रच रहे हैं, या क्या क्या
रिसोर्सेज इनके पास हैं जो हमारे पास नहीं है, ऐसे करके ये स्पाई वाला काम करते थे। तो यहाँ पे ये वाले ऑफिसर्स भी देखे गए हैं एंड टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्टर्स भी यहाँ पे देखे गए हैं ऑफिसर्स जो हैं। तो ये तो भाई होते थे, हर जो एम्पायर है उसमें टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन वाला तो स्टाफ रहता ही था। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें देख ली हमने, यहाँ पे हमारे आंसर कंप्लीट होता है। देन मूव करेंगे 24th क्वेश्चन पे। तो बोल रहा है एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड टर्निंग ऑफ mutinous sepoys in many places towards erstwhile rulers and जमींदार to provide leadership to the revolt। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई म्यूटिनी जो है ये तो सिपाहियों ने स्टार्ट की थी, लेकिन धीरे धीरे किस तरीके से इसमें जो राजा है, जमींदार हैं, ये भी इसके अंदर मतलब इंक्लूड हो जाते हैं, इस रिवोल्ट को लीडरशिप देने लग जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। एंड देन 25th क्वेश्चन बोल रहा है राइट ए नोट ऑन मार्केट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो आपको विजयनगर एम्पायर का जो मार्केट सिस्टम है ना, इसके बारे में बताना है। एंड और में क्या बोल रहा है, इलेबोरेट अबाउट द न्यू ट्रेडिशन दैट वर इन्वॉल्व एंड डेवलप्ड बाय द रूलर्स ऑफ द विजयनगर। तो यहाँ पे आपको न्यू ट्रेडिशन के बारे में बताना है, कैसे इमर्ज होता है न्यू ट्रेडिशन विजयनगर एम्पायर के अंदर और कैसे उसको रूलर्स के द्वारा जो है डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 24th का आंसर। तो जैसे कि जो म्यूटिनी है ये सिपाहियों के द्वारा स्टार्ट की गई थी, लेकिन इसमें किस तरीके से जो राजा हैं, जो जमींदार हैं, ये इमर्ज हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बहादुर शाह जफर टू, ये लास्ट मुगल एम्परर होते हैं, ये राजा होते हैं मुगलों के। ठीक है, तो ये लीड करते हैं, लीडरशिप देते हैं दिल्ली के अंदर। और जैसे कि कानपुर के राजा है नाना साहेब, वो लीड करते हैं। एंड लखनऊ की जो बेगम होती हैं हजरत महल, वो लीड करती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो रूलर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये लीडरशिप देते हैं। और यहाँ पे जमींदार जो है ना, इनके भी कुछ रीजन होते हैं। जैसे नेटिव रूलर्स जो हुआ करते थे, इनकी भी पावर जो है ये ब्रिटिशर्स ने छीन ली थी, क्योंकि वो काफी वेल्दी थे एक समय पे, है ना, काफी आर्मी उनके पास होती थी, ये सब कुछ होता था, लेकिन अंग्रेजों ने सब कुछ इनका छीन लिया था, इसलिए ये अलग गुस्से में थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यही चीज है कि रूलर्स एंड जमींदार जो है, इनके पास क्या है, प्राइवेट आर्मी हुआ करती थी, ये बहुत वेल्दी हुआ करते थे। बट ऑप्रेसिव पॉलिसीज की वजह से, ब्रिटिशर्स की दमनकारी नीतियों की वजह से यहाँ पे ये लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ये लोग भी इसमें जो म्यूटिनी है इसमें अपना भाग देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो जमींदार है इनके भी कुछ अलग रीजंस होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसलिए डालनी है स्टूडेंट, क्योंकि एक कारण ये भी था 1857 रिवॉल्ट के फेल होने का कि सबके अपने अलग अलग कारण थे। ठीक है ना, कोई किसी वजह से ब्रिटिशर से लड़ रहा है, कोई किसी वजह से लड़ रहा है, लेकिन क्या है, सब लोग एकजुट होकर ये नहीं सोच रहे थे कि हमें अंग्रेजों को पूरी तरीके से भगाना है। उसके बाद देखेंगे 25th का आंसर। तो यहाँ पे जो विजयनगर एम्पायर है इसकी मार्केट के बारे में बताना है। तो ये बहुत रिच था स्पाइसेस में, टेक्सटाइल्स में एंड प्रीशियस स्टोन्स में, यानी मसाले जो होते हैं और कपड़े होते हैं एंड प्रीशियस स्टोन्स जो ज्वेलरीज वगैरह जिससे बनती हैं, तो इनसे बहुत रिच था ये। और ये इसकी ट्रेड किया करता था। तो एक तरीके से ट्रेड से ही इसका जो मतलब ट्रेड का जो कंट्रीब्यूशन था ना इसके अंदर, तो यही इसकी प्रोस्पेरिटी का एक कारण भी था विजयनगर एम्पायर के अंदर। और यहाँ पे क्या है, जो आपकी ज्वेलरीज वगैरह हैं, जो आपके जेम्स हैं, जो आपके स्टोन्स हैं, इनका बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। ठीक है ना, तो ये आपको डाल देना है। उसके बाद और में हम देखेंगे कि क्या जो न्यू ट्रेडिशंस एमर्ज होते हैं विजयनगर एम्पायर के अंदर, जो रूलर्स है ना वो लेकर आते हैं। विरूपाक्षा टेम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है इनके न्यू ट्रेडिशन के अंदर कि किस तरीके से ये इस मंदिर को बनवाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे विरूपाक्षा टेम्पल जो है ये देखिए, ये है कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पे। और ये इनके गेट पे जो है ना ये गोपुरम बना हुआ रहता था, ये शिकारा रहता था। ये साउथ इंडियन टेम्पल्स की खासियत होती है, इस तरीके की बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ना आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बताया गया है कि कैसे ईस्टर्न गोपुरम हुआ करता था। गोपुरम क्या है, गेट के ऊपर की जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं। एंड जो अंदर है हॉल रहेगा टेम्पल के अंदर, और वहां पे क्या है उनके जो हॉल के अंदर जो है म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, ये सारे परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कुछ एरियाज में जैसे डाइटीज वगैरह है, जो गॉड है जैसे राम सीता हो गए, है ना, जैसे शिव जी और पार्वती जी हो गई, तो इनकी मैरिजेस करवाई जाती थी। एंड इन डाइटीज को स्विंग भी करवाया जाता था, मतलब झूले पे झुलाया भी जाता था। 26th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन डिवोटीज ड्यूरिंग द भक्ति पीरियड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भक्ति पीरियड के समय पे विमेन डिवोटीज का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा था। तो भक्ति मूवमेंट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिलर्स थे ना वो थे अलवार्स एंड नयानार्स। ठीक है, तो अलवार्स में जो है ना विमेन डिवोटी कौन थी, तो उनका नाम था अंडाल। तो वो अपने आप को विष्णु जी की डिवोटी मानती थी, वो उनके लिए सॉन्ग्स गाती थी, वैंडरिंग करती थी और अपना बिलव्ड मानती थी ये विष्णु जी को। ठीक है, ये विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी।
तो मतलब एक तरीके से जो मीरा और श्याम जी का जो रिश्ता है ना, उसी तरीके से ये अपने आप को दर्शाती थी। एंड अगर हम देखें जो नयानार्स कम्युनिटी में थी ना, उनका नाम था कराइकल अमैयर। ठीक है, तो कराइकल अमैयर जो है ना, कुछ इस तरीके से दिखती हैं। एनसीईआरटी में इनकी फिगर भी दे रखी है, मतलब इनके बारे में पूरा डिस्क्राइब भी कर रखा है कि कितनी ये पतली हैं, इनकी कमर बहुत पतली है, इनके जो दांत हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, मतलब इनको डिमोन भी बोला जाता है एक तरीके से, ठीक है ना। और इन्होंने जो रास्ता अपनाया था, इन्होंने जो पाथ अडॉप्ट किया था, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन था। ठीक है, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए बहुत डिसिप्लिन्ड थी। एंड इनके जो कंपोजिशंस है ना, वो नयाना ट्रेडिशन में बहुत ही प्रिजर्वली रखे गए हैं। ठीक है ना, तो ये डाल सकते हो आप। उसके बाद हम और में देखेंगे कि क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट दैट द लिंगायत चैलेंज्ड द वेल एस्टैब्लिश्ड आइडियाज ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है, तो ब्राह्मण्स के ग्रुप को किस तरीके से चैलेंज किया था लिंगायत्स ने। तो लिंगायत के जो फाउंडर हैं वो कौन है, बसावन्ना, वैरशेवा कम्युनिटी के लोग जो कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी खासियत क्या थी, ये लेफ्ट शोल्डर पर एक सिल्वर का जो शिवलिंग है ना, इसको धारण करते थे अपने पटके पे। ठीक है, और इन्होंने किस तरीके से चैलेंज किया था, इन्होंने बोला था कि भाई जो लेडीज, जो लड़कियां है ना, उनकी जो शादी है वो पोस्ट पुबर्टी होनी चाहिए, यानी चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, और विडोज की रीमैरिज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो समाज में ना उस समय पे ब्राह्मण्स ने जो चीजें लिख रखी थी कि भाई विडो रीमैरिज नहीं हो सकती है, सती प्रथा को फॉलो किया जाता था, तो उस समय पे ये सारी चीजें अच्छी मानी जाती थी। लेकिन इन्होंने इस चीज को नेग्लेक्ट किया था, निरस्त किया था, तो बोला था कि नहीं भाई ये गलत चीज है, विमेन रिमैरिज होनी चाहिए। और इन्होंने क्या है, रीबर्थ को भी चैलेंज किया था कि कोई रीबर्थ नहीं होता है, इंसान मरने के बाद जो शिव जी में लीन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की इनकी धारणाएं थी, इसीलिए इनकी जो चीजें हैं ना, इन्होंने चैलेंज की हैं धर्मसूत्रास, धर्मशास्त्रास में जो लिखे हुए हैं ना, जो वेदों में लिखे हुए हैं, ब्राह्मण्स के द्वारा जो चीजें हैं उनको चैलेंज किया है। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, जैसे किसी की डेथ हो जाती थी इनकी कम्युनिटी में, तो उसको वो बरिड करते थे, हिंदू होके ये लोग बरिड करते थे, ये क्रीमेशन नहीं करते थे। ओके ना, तो ये सारी चीजें आपको डाल देनी है लिंगायत कम्युनिटी से रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे 27th क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ रिजल्ट ऑफ डिबेट, डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस अमंग नेशनलिस्ट लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग से रिलेटेड बात चल रही है कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतनी डिबेट, डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस के द्वारा जो है बना है, इतना लंबा समय इसने लिया है। तो किन लीडर्स का, किन नेशनलिस्ट लीडर्स का इसमें योगदान रहा है, किन एक्सपर्ट्स का योगदान रहा है, आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, 27 का आंसर देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम हुआ है वो कितनी मशक्कत के बाद हुआ है, कितने डिबेट डिस्कशन के बाद हुआ है। तो फाइनली 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान बनके लागू हो जाता है। और यहाँ पे इतना लेंथी बनता है ना हमारा संविधान, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है इसको पूरा फ्रेम करने में। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट, मतलब सबसे लंबा और रिटन डॉक्यूमेंट है, मतलब हमारा जो संविधान है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारे कंट्री के हिसाब से, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और हमारा कंट्री जो है अच्छी खासी जो साइज है इसको मेंटेन करता है। ठीक है, तो इस सब चीजों को ध्यान रख के जो है हमारे संविधान को बनाना था। और यहाँ पे क्या है, ये डाइवर्स भी है, साथ में क्या है, डीपली डिवाइडेड भी हो गया था, है ना। तो उन सबको एक साथ लेके चलना था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमर्स थे उन सबको। ठीक है, किसी की भी जो फीलिंग्स है उनको हर्ट नहीं करना था, उसको इतना इलेबोरेट बनाना था, बहुत ही केयरफुली उसको बनाना था। मतलब इसका जो काम है ना, सबकी जो फीलिंग्स हैं, सबके जो इमोशंस हैं, उन सबको ध्यान में रख के बनाना था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट क्लासेस को भी देखना है, कास्ट को भी देखना है, कम्युनिटीज को भी देखना है, क्योंकि ऑलरेडी हम सफर हो रहे थे इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से, और ऊपर से फिर क्या है कि बाकी के जो भी चीजें सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड जो आवाजें उठती हैं, तो उनको सबको भी खत्म करना पड़ता है। तो इसे क्या है ना, सब लोगों के राइट्स को ध्यान में रख के, डिमांड्स को ध्यान में रख के यहाँ पे बात की जाती है। और इसीलिए हम इतना जो समय लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए, तो उसका कारण यही है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज के ऊपर यहाँ पे डिबेट होती है, देखा जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसीलिए इतना समय लगता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेम होना स्टार्ट होता है 1946 से। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, और फिर उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो जाता है। 11 दिसंबर को परमानेंट
जो लीडर बन जाते हैं वो होते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो B.R. अम्बेडकर होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, और उनके साथ जो सब कमिटीज वगैरह होती है, ये सब आप डाल देना स्टूडेंट। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बन के कब तैयार हो जाता है, 26 नवंबर 1949 को बन जाता है, लेकिन हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कब से लागू करते हैं, 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। हम मूव करते हैं सेक्शन सी में। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एम्पायर हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट मे बी कम्स टू एन एंड एंड इन दिस कंटेंट एक्सप्लेन हाउ विजयनगर एम्पायर एंडेड। तो आपको बताना है कि इतना बड़ा पावरफुल एम्पायर जो है वो किस तरीके से एंड हो जाता है, तो इस पे हम फोकस करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि इसकी जो एस्टेब्लिश हुआ था वो संगम डायनेस्टी के द्वारा हुआ था। हरिहर एंड बुक्का ने इसको विजयनगर एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था, और यहाँ पे संगम डायनेस्टी आती है, फिर सुलुहु डायनेस्टी आती है, फिर तुलुहु डायनेस्टी आती है। तो तुलुहु डायनेस्टी से एक राजा बिलोंग करते थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय, ठीक है। इनके समय पे विजयनगर एम्पायर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पावर बन के निकलता है, क्योंकि ये हर फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद 1529 में इनकी डेथ हो जाती है, और फिर 1542 में जो है अराविदु डायनेस्टी आती है, जो सबसे लास्ट लीनेज होती है ना इस पूरे विजयनगर एम्पायर का, वो अराविदु डायनेस्टी होती है। तो इसके राजा होते हैं राम राया, ठीक है। तो उनके समय पे एक वॉर होती है जिसको बोलते हैं राक्षसी तांगड़ी, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध भी इसको बोला जाता है। तो इनकी लड़ाई होती है बीजापुर से, गोलकुंडा के राजाओं से। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको हरा देते हैं, क्योंकि राम राय की एक स्ट्रेटजी थी कि वो सुल्तानों को ही एक दूसरे सुल्तानों से भड़काते रहते थे, चुगली करते रहते थे। तो ये इनका एक कारण बन जाता है। बाद में पता लगता है सुल्तानों को कि अरे भाई ये तो हम ही को लड़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिर ये इसके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं और इसको हरा देते हैं। यानी एक तरीके से क्या है, यहाँ पे राम राया की जो डायनेस्टी है वो वीक हो जाती है। और भी कारण थे, जैसे कि मिलिट्री जो नायकास हुआ करते थे ना, मिलिट्री जो कमांडर्स हुआ करते थे, वही एक दूसरे से लड़ने लग गए थे। मतलब एक्सटर्नल थ्रेट तो खैर बाद में आ ही जाता है, लेकिन इंटरनली जो प्रॉब्लम, जो एक तरीके से इनसिक्योरिटी और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं लोगों के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, रूलर्स अलग लड़ रहे हैं, लोकल रूलर्स जो होते हैं, और यहाँ पे मिलिट्री चीफ जो है वो अलग लड़ रहे हैं। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं कृष्णदेव राय की डेथ के बाद, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इनका इंटरनली जो स्ट्रांगनेस होती है ना, वो एक तरीके से खत्म होती चली जाती है। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था कि भाई राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के बाद ये जो है पूरा का पूरा जो डायनेस्टी है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और उसके बाद ये कैप्चर्ड कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें डाल देना स्टूडेंट यहाँ पे। उसके बाद और में हम देखेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है, मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड द विजयनगर एम्पायर बट राइटिंग ऑफ द पोर्टुगीज ट्रैवलर गिव मोर इलस्ट्रेटिव अकाउंट ऑफ द एम्पायर, एक्सप्लेन बाय गिविंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो विजयनगर एम्पायर को विजिट करने के लिए तो बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन पोर्टुगीज का रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही इन्होंने जो अकाउंट्स लिखे हैं इलस्ट्रेटिव वे में लिखे हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो पोर्टुगीज ट्रैवलर्स में एक होते हैं आपके डोमिंगो पाएस, और दूसरे होते हैं आपके दौरते बारबोसा, ठीक है। तो दौरते बारबोसा जो है ना, ये क्या करते हैं, जो हाउसिंग सेटलमेंट होता है ना विजयनगर एम्पायर के अंदर के, किस तरीके के लोग रहते थे, ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ कैसी हुआ करती थी, घरों का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होता था, किस तरीके से इनके जो वेल्स वगैरह बिल्ट हुआ करते थे, जो कुएं होते हैं, क्या उनका ऑक्यूपेशन हुआ करता था, स्ट्रीट्स कैसी हुआ करती थी, जो पैलेसेस हैं ये कैसे हुआ करते थे, कोर्ट्स कैसे हुआ करते थे, ये सारी जो चीजें हैं इन्होंने मेंशन की हैं। ब्यूटीफुल ऑर्चर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, वाटर टैंक्स हैं, ये सब चीज जो है दौरते बारबोसा ने बताया है कि विजयनगर एम्पायर जो है वो इतना ब्यूटीफुल था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे डोमिंगो पाएस आते हैं। तो डोमिंगो पाएस जो है ये किस चीज पे फोकस करते हैं, ये आते हैं कृष्णदेव राय के समय पे, ठीक है। तो ये मार्केट पे, मतलब कृष्णदेव राय के समय पे तो भाई वैसे ही सब चीज बहुत ज्यादा फ्लरिश थी, तो ट्रेड एंड मार्केट वगैरह बहुत अच्छा चलता था उनके समय पे। तो उस पर फोकस करते हैं, टैक्स वगैरह में डालते हैं। दूसरी चीज डालते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे ये लोग यूज करते थे, एंड उसके बाद ये डालते हैं कि कैसे जो गुड्स है डेली वहां पे, मतलब शाम को ना, हर शाम को वहां पे मेला लगता था विजयनगर एम्पायर में। तो डेली की जो नीड्स होती हैं लोगों की वो कैसे कंप्लीट करते थे, वो लोग डेली चीजें खरीदते थे, ठीक है। उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे हुआ करता था घरों का, ये भी इन्होंने भी डाला है, ये सारी चीजें। तो इन्होंने कंपेयर किया है विजयनगर एम्पायर को रोमन एम्पायर से, ठीक है। इन्होंने बोला था कि ये ऐसा लग रहा है जैसे ये
रोमन एम्पायर का, मतलब हमारी जो कैपिटल है ना रोम, उसके जैसा लग रहा है। यहाँ पे इतना ज्यादा ये सुंदर है, इतना ज्यादा एनरिच्ड है, यहाँ पे इतना ज्यादा फ्लोरा है। तो ऐसे करके इन्होंने ये बताया है। तो पोर्टुगीज ने जिस तरीके से विजयनगर एम्पायर को डिस्क्राइब किया ना, वो एक अलग ही वे था। अब मूव करेंगे 29th क्वेश्चन पे। इन्यूमरेट द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज दैट इंडिकेट मेटिकुलस प्लानिंग। व्हाट आइडियाज कैन बी ग्रास्प्ड अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हड़प्पन सिटीज के बारे में आपको बताना है कि इनकी क्या आर्किटेक्चरल फीचर्स रहे हैं। ठीक है, कैसा उनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर रहा है, कैसा उनका सिटाडेल, ये सब कुछ हमने पढ़ा था ना, उसके बारे में आपको बताना है। एंड और में बोल रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट पे फोकस करना है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स वेरियस सेंटर फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स। और ये कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करते थे, इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे 29 का आंसर देखें हम, तो यहाँ पे जो हड़प्पन सिटीज है इसको वेल प्लान्ड बताया गया है। मतलब इतनी पुरानी जो सभ्यता है वो इतने अच्छे तरीके से बनाई गई थी, एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। और यहाँ पे अगर हम इनकी टाउन प्लानिंग देखें तो दो तरीके से की गई थी, एक है सिटाडेल एंड दूसरा है लोअर टाउन, यानी ऊंचाई पे कुछ घर स्थित रहेंगे और नीचाई पे रहेंगे। तो जो नीचाई पे रहेंगे वहां पे ऑर्डिनरी लोग रहेंगे, और जो ऊंचाई पे रहेंगे वहां पे थोड़े से स्पेशल स्टेटस वाले लोग रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मतलब मोस्टली सिटीज में जो है बड़े बड़े कुएं पाए गए हैं, ग्रेनरीज पाई गई हैं जो अन्न भंडार होता है, और बिल्डिंग्स पाई गई हैं। एंड यहाँ पे क्या है, जो प्लांट ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये तो भाई सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का। यहाँ पे प्लान जो उन्होंने कर रखा था ना, ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत ही अच्छी तरीके से कर रखा था, है ना, बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से नालियां बनी हुई थी। यहाँ पे क्या है, हर घर में बाथरूम हुआ करता था, और उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक बड़े ड्रेन से जाके मिल जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या, जो उनका रेसिडुअल बिल्डिंग हुआ करती थी, बहुत प्राइवेसी का ये लोग ध्यान रखते थे। तो ग्राउंड फ्लोर में क्या है, यहाँ पे कोई खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, और बस यहाँ पे नीचे वेल्स पाए गए हैं। और यहाँ पे क्या है, जो उनका गेट भी होता था ना, तो इसके अंदर से ऐसे अगर हम देखें तो कुछ भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे आपका आंगन है, कहाँ पे कमरे हैं, इस तरीके से ये बनाते थे। और स्टेयरकेस जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे देखी गई है, ऐसे करके बताया है। और ये जो आंगन वाला एरिया है, इसको कुकिंग एंड वीविंग के लिए यूज करते थे गर्मियों के समय पे। ठीक है, और यहाँ पे इनका खुद का ओन बाथरूम होता था। स्टेयरकेस के भी कुछ रिमेन्स मिले हैं जो रूफ तक जाते हैं, मतलब छत पे जाने के लिए भी कुछ ऐसे रिमेन्स मिले हैं, कुछ एविडेंसेस हैं। एंड यहाँ पे जो मोहनजोदारो में अप्रोक्स 700 जो वेल्स हैं इनको देखा गया। और इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर हमें देखने के बाद जो है, हमने क्या क्या चीजें इनसे ग्रास्प की हैं, इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन से हमें क्या सीखना चाहिए। जैसे इनकी जो प्लानिंग सिस्टम है बहुत प्रॉपर था, एक तरीके से अर्बनाइज्ड था, है ना, इतने पुराने समय भी इतना अर्बनाइजेशन एंड हाइजीनिक जो चीजें थी ये हम देख सकते हैं। एंड इंटरडिपेंडेंस है ना, ये यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं हम। उसके बाद पब्लिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रेट बाथ वगैरह है, ग्रेनरीज वगैरह है, स्टेडियम्स भी देखे गए हैं। स्ट्रक्चर्स जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या यूज करते थे, तो ये सारी चीजें डाल देना। एंड प्रेजेंस ऑफ सिविल सेंसेस, है ना, तो इस तरीके से आपका ये आंसर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फोकस करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्शन पे। तो यहाँ पे बताया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है ये भी। तो यहाँ पे जो बीड मेकिंग प्रोसेस होता था ना, ये चन्नूदड़ो में होता था। चन्नूदड़ो जो है मेन स्टेशन था यहाँ पे बीड प्रोडक्शन का। और यहाँ पे जो बीड्स है ना, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखने को मिली है, जैसे डिस्क शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, स्फेरिकल है, बैरल शेप्ड है। इस तरीके की शेप हुआ करती थी, वो अपने ज्वेलरीज वगैरह में यूज करते थे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या है, कुछ टेराकोटा की है ना, कुछ यहाँ पे क्या है, एक कार्लिनियन की है, कुछ जैस्पर की है। तो ये जो कुछ डिस्क टाइप की शेप्स है, तो ये जो शेप्स के आकार थे ना, इनसे ये अपना बीड प्रोडक्शन करते थे। और यहाँ पे नागेश्वर और बालाकोट जो है मैंने आपको बता ही दिया है, नियर कोस्टल एरियाज हुआ करते थे। और जैसे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, बैंगल्स वगैरह, ये सब चीजें देखने को मिली है कालीबंगा में। एंड यहाँ पे जो है डॉकयार्ड वगैरह भी हुआ करते थे, जैसे लोथल है, एक बहुत ही फेमस डॉकयार्ड है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन का। और जैसे ही अपने बीड प्रोडक्शन के लिए जो सामान बाहर से मंगाते थे, तो जैसे चन्नूदड़ो में सामान आ रहा है, तो शेल वगैरह जो है ये कहाँ से आएंगी, नागेश्वर बालाकोट से आएंगी। और जो ब्लू स्टोन है वो कहाँ से आता था भाई, अफगानिस्तान से आता था। ठीक है, और जो कार्लिनिन का पत्थर है वो गुजरात से आता था। ठीक है, स्टेटाइट स्टेटाइट सॉफ्ट टाइप की क्ले होती है, तो ये सील वगैरह के लिए यूज की जाती थी, ये नॉर्थ गुजरात से आता था। और यहाँ पे मतलब ये सारी चीजें आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में डाल देनी है कि जैसे गोल्ड है वो साउथ से आता था। ठीक है, और जो आपका कॉपर है ना, ये खेतड़ी खेतड़ी मतलब एक एरिया है राजस्थान के अंदर, तो वहां से गणेश्वर जोधपुर कल्चर बोला जाता है उसको, तो वहां से ये लोग कॉपर वगैरह ऑब्टेन करते थे। ठीक है, तो ये
आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस डाल देने हैं जहां से ये बीड्स के लिए सामान मंगाते थे। अब हम मूव करेंगे 30th क्वेश्चन पे। गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ पहाड़ीज एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ एग्रेसिव पुश बाय ब्रिटिशर्स फॉर सेटल्ड एग्रीकल्चर ऑन देयर लाइफ। तो ये यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की मतलब प्रॉब्लम बन गए थे पहाड़ीज, तो इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में आपको बताना है। भाई बहुत अच्छा जीवन ये काट रहे थे राजमहल हिल्स पे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो है सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ये जो है एक तरीके से मतलब ये हंटर्स गैदरिंग टाइप का काम करते थे, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम करते थे, ये फूड गैदरिंग का काम करते थे, ये चारकोल प्रोड्यूस करते थे, ये सिल्क वॉर्म रियर्ड थे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया जीवन इनका गुजर रहा था नियर बाई फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से ट्राइब हुआ करती थी ये, तो इनके जो चीफ होते थे उनकी बात मानते थे, ये सब कुछ मतलब कंट्रोल में चल रहा था, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट का प्रोडक्शन करते थे। भाई फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स होती हैं वो तो कैसे भी मतलब डिपेंड होती है ना फॉरेस्ट के ऊपर, तो इस हिसाब से चल रहा था इनका। और फिर बीच बीच में ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह भी करते रहते थे, और यहाँ पे अपने कैटल्स के लिए ये पैचेस ऑफ ग्रास वगैरह जो ऑब्टेन करते थे पेस्टोरल जोन से, ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मली इनका जो जीवन है वो आपको इसमें डाल देना है, लेकिन उसके बाद फिर डालना है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स आते हैं, है ना, वो इधर देखते हैं कैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात करते हैं, फिर ये लोग एग्री नहीं होते हैं, है ना। फिर एक तरीके से ये लोग अलाउंस देने की बात करते हैं उनके जो ट्राइब के जो चीफ होते हैं, है ना, लेकिन वहां भी बात नहीं बनती है। फिर ये किस तरीके से संथाल्स को एग्रेसिव बनाते हैं इनके खिलाफ, तो ये कुछ पॉइंट्स जो है इसमें डाल देना स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट और में, examine the cause that led to permanent settlement in Bengal and also identify the consequences of it। तो ये आपको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बताना है ना। बंगाल में लगा था ये 1793 के समय पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इसके बारे में बताना है। वैसे ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे रेवेन्यू का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे एक लिमिट लगा दी गई थी कि भाई आपको सनसेट लॉ बना दिया गया था कि आपको सन सेट होने से पहले जो है यहाँ पे रेवेन्यू देना है, और अगर आप जो रेवेन्यू डिफॉल्टर हो जाते हो, आप नहीं दे पाते हो, है ना, तो उसके हिसाब से फिर आपको क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। प्राइस जो हाई क्यों कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो गया इनका, तो फिर बाद में हम क्लेम नहीं कर पाएंगे ना रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हाई में, तो इसी वजह से ये पहले से ही हाई करके चलते हैं। बाद में क्या देखा जाता है कि जो आपके किसान होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, वो बेचारे टैक्स ही नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, ठीक है। उनकी जो खेती है वो अच्छी नहीं हो रही है, जो रैयत से वो बहुत ज्यादा उनके लिए डिफिकल्टी हो जाती है ड्यूज को क्लियर करना जमींदार के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप डाल देना, ये हमने कई बार डिस्कस भी कर रखा है। अब मूव करते हैं सेक्शन डी पे। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट 3 सोर्सेस दे रखे होंगे और इनके आंसर्स आपको बताने हैं। देखो पहला वाला सोर्स देख लेते हैं, मॉइस्टनिंग द रोज गार्डन ऑफ फॉर्चून। बड़ा तगड़ा सा नाम है भाई इसका। ये क्या बोल रहा है कि जो रोज गार्डन है ना, इसको मॉइस्ट होने से बचाना है। जो भविष्य का रोज गार्डन है ना, इसको नम होने से बचाना है, इसको मुरझाने से बचाना है, ठीक है ना, ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ पे ये आपको पूरा सोर्स पढ़ना है स्टूडेंट। अबुल फजल का द्वारा जो इसमें लिख रखा है ना, अकबरनामा के बारे में है ये। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु ऑथराइज्ड अबू फजल टू राइट द हिस्ट्री ऑफ मुगल पीरियड। तो ये किसने ऑथराइज्ड किया था कि भाई तुम मुगल पीरियड की हिस्ट्री को लिखो, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको किया था मुगल एम्परर अकबर ने। अकबर ने बोला था, क्योंकि ये इन्हीं के कोर्ट पोएट थे अबू फजल, तो इन्होंने बोला था कि तुम अकबरनामा लिखो और यहाँ पे मुगल पीरियड को मेंशन करो। उसका सेकंड है कि हाउ डिड द ऑथर गेट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन टू राइट दिस मेमोरीज एंड लिस्ट एनी 2 मेथड्स। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑथर है ना, इसको कैसे एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन तो जैसे कि वहां के लोगों से, लोकल लोगों से बात करके, वहां के सर्वेंट से बात करके, है ना, फैमिली मेंबर से बात करके, कुछ जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करके, तो ये ऑथेंटिक जानकारी जो है ये जुटाई जा सकती है। थर्ड वाला देखेंगे, whom does the author call the rose garden, what does he mean by moistening and irrigating it। तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही था कि जो ऑथर है ना वो अकबरनामा को रेफर कर रहे हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो अकबरनामा जो है एक ऐसा रोज गार्डन है जिसको नम होने से बचाना है, क्योंकि उसमें मुगल हिस्ट्री लिखी जानी है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक जानकारी जो उसमें मिलेगी, तो उसके हिसाब से इसको इरिगेट करना है, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स हैं इससे
एंड यहाँ पे 32 वाला सोर्स देख लेंगे, ये है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये रिपीटेड है। तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु वाज मौलवी अहमदुल्ला शाह, फ्रॉम वेयर ही वाज एजुकेटेड। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह कौन थे, तो ये कहाँ से एजुकेटेड थे, तो ये भाई ये हैदराबाद से पढ़े थे और ये मौलवी थे, ठीक है ना। और इनका जो रोल ये था कि 1857 के रिवॉल्ट में एज अ मौलवी इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये आप लिख देना। उसके बाद सेकंड बोल रहा है व्हाई वाज मौलवी अहमदुल्ला शाह वाज पॉपुलर। तो ये क्यों पॉपुलर थे, क्योंकि इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, गांव गांव जाके इन्होंने बताया था मीनिंग जिहाद का, कि भाई अपने रिलीजियस चीजों के लिए कैसे आप वॉर लड़ सकते हो ब्रिटिशर्स से, इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का इन्होंने काम किया था। उसके बाद थर्ड देखेंगे, विच बैटल वाज फॉट बाय शाह एंड व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन्होंने जो है ना चिन्हट की लड़ाई लड़ी थी, चिन्हट का युद्ध हुआ था, अवध के पास एक एरिया है चिन्हट, तो वहां पे लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे ना ये बहुत बुरी तरीके से हारे थे, और जिसको कौन लीड कर रहा था, हेनरी लॉरेंस, ठीक है। तो ये डिफीट हो गए थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स। उसके बाद 33rd वाला सोर्स देखेंगे, प्रॉपर सोशल रूल्स। तो देखो ये जो स्टोरी ली गई है ये आपकी महाभारत के आदि परवान से ली गई है। तो ये एकलव्य की स्टोरी है, इसको तो शायद बच्चा बच्चा जानता होगा, है ना, एकलव्य की स्टोरी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिर एक्सप्लेन व्हाई द्रोणाचार्य रेफ्यूज टू एक्सेप्ट एकलव्य एज हिज प्यूपिल। यहाँ पे द्रोणाचार्य जो है ये क्यों रेफ्यूज हो रहे थे एकलव्य को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए, क्योंकि एकलव्य किससे बिलोंग करते थे, ये एक लो कम्युनिटी पीपल थे, है ना। इनका जो निषाद कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे, तो इसी वजह से क्या है यहाँ पे, अब उस समय पे भाई वर्णा सिस्टम बहुत तगड़ा था, आप लोअर कास्ट वगैरह को जो है वो मतलब ज्वाइन नहीं कर सकते हो अपने ग्रुप में जहाँ पे राजाओं के बच्चे पढ़ रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें थी, तो इसीलिए इनको अपना डिसिप्लिन नहीं चुन पाते हैं, मतलब ये बहुत टैलेंटेड होते हैं ये एकलव्य, लेकिन क्या है द्रोणाचार्य की मजबूरी होती है कि भाई वो राजाओं के बेटों को पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो निषाद को कैसे दे सकते हैं साथ में, ठीक है। उसका सेकंड वाला है, एक्सप्लेन हाउ डिड एकलव्य अमेज द पांडवास विद हिज डिस्प्ले ऑफ आर्चरी स्किल। तो एकलव्य जो है ना ये कैसे आश्चर्यचकित कर देते हैं पांडवों को, क्या ऐसी करामात दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटी सी स्टोरी है कि जैसे ना एकलव्य को देख के एक डॉगी जो है वो भौंक रहा होता है, तो एकलव्य जो है गुस्से में आके उसके मुंह में 7 तीर घुसा देते हैं, उसका मुंह पूरा ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसी आर्चरी देख के ना जो पांडव होते हैं वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं, और मतलब बोलते हैं भाई ये कितना टैलेंटेड है ये पर्सन। लेकिन यहीं से यहाँ पे अर्जुन जो है ना उसको टेंशन हो जाती है कि ये तो मेरे से भी आगे निकल जाएगा, इसलिए अर्जुन क्या बोलते हैं द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य जी आप भूल गए क्या, सबसे ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट मैं ही हूँ आपका, ठीक है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे से ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है द्रोणाचार्य को मतलब यहाँ पे रियलाइज होता है, और फिर इसी हिसाब से द्रोणाचार्य जो है वो एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एकलव्य जो है फिर अर्जुन से आगे निकल जाएंगे, तो इस वजह से द्रोणाचार्य बोलते हैं भाई मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा, तो इसीलिए क्या है मुझे पहले ही रोक देना चाहिए। तो यहाँ पे ये होता है, अभी बेचारे निषाद होते हैं लेकिन ये अपने गुरु के देखो कितने आज्ञाकारी होते हैं, बोलते ही तुरंत अंगूठा दे देते हैं गुरु दक्षिणा में, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, वॉज द्रोणाचार्य एक्ट जस्टिफाइड। तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था, ये तो मतलब साफ दिख रहा है कि कितना गलत हुआ एकलव्य के साथ, ठीक है। एंड गिव आर्ग्यूमेंट टू प्रूव योर आंसर। लेकिन आपको तो अपना आंसर प्रूव करना है ना कि क्यों नहीं जस्टिफाइड था। तो यहाँ पे बताना है कि जो एकलव्य थे ना वो एक निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, एक लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और जो द्रोणाचार्य थे ना ये किसके गुरु थे, ये एक तरीके से जो राजाओं के बेटे होते हैं उनको आर्चरी सिखाते थे यहाँ पे। और कास्टिज्म का बड़ा बोलबाला था उस समय पे, मतलब वर्णास का बड़ा बोलबाला था। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बैरियर बन जाती हैं। वैसे जो द्रोणाचार्य हैं वो इन सब चीजों को नहीं मानते थे कास्टिज्म वगैरह को, लेकिन भाई वो टीचर थे ना, तो इसी वजह से क्या है उनको इस जो वेदों में लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है, तो वो उनको एज अ ड्यूटी मानना पड़ता है। तो इसी वजह से अगर एज अ गुरु हम देखें ना इस चीज को, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। गुरु के लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट से हो, कोई कम्युनिटी से हो, गुरु के लिए सब समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ये आप डाल सकते हो, उसको जस्टिफाई कर सकते हो उस आंसर को। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट सेक्शन ई में। तो पहला यहाँ पे 34th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग मैसेकेर अकर्ड। तो जलियांवाला बाग जो है ये कहाँ पे हुआ था ये मैसेकेर, तो ये अमृतसर में हुआ था स्टूडेंट, यहाँ पे डाल देना इसको अमृतसर, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सेकंड बोल रहा है द प्लेस वेयर गांधी जी लॉन्च्ड अ सत्याग्रह अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो इंडिगो प्लांटर्स के लिए यहाँ पे जो सत्याग्रह किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? देखो जब गांधी जी भारत में आए थे 1915 में आए थे, है ना। 1917 में जो पहला सत्याग्रह किया था ना उन्होंने, वो कहाँ किया था? चंपारण में किया था। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि जो नील के पीजेंट्स होते हैं, जो नील की खेती करने वाले जो किसान होते हैं, उनके लिए यहाँ पे सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चंपारण बिहार। उसके बाद हम डालेंगे नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट क्या बोल रहा था? प्लेस वेयर पुलिसमैन वर किल्ड बाय मॉब। तो ऐसी जगह आपको बतानी है जहां पे पुलिसमैन को किल्ड कर दिया जाता है भीड़ के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो ये कौन सी जगह है? तो ये जगह है गोरखपुर। कुछ इधर एस्टेब्लिश है, ये यहाँ पे इधर डाल देना गोरखपुर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गोरखपुर। यहाँ पे चौरी चौरा एक गांव है गोरखपुर के पास। ठीक है, तो वहां पे चौरी चौरा में ये कांड हुआ था, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने वापस ले लिया था। उसके बाद और में देखेंगे द प्लेस वेयर पुलिसमैन वर किल्ड बाय मॉब। तो यहाँ पे पुलिसमैन जो है ये मारे जाते हैं भीड़ के द्वारा, मॉब के द्वारा। ठीक है, तो ये जो जगह है ये कहाँ पे स्टूडेंट? तो आप इसको ना यहाँ पे लोकेट करना, ये है चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा गांव है ये गोरखपुर के पास। ओके, तो यहीं पे आपको लोकेट करना है इसे। उसके नेक्स्ट बोल रहा है चंद्रगिरी कहाँ पे है? तो चंद्रगिरी है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है आंध्र प्रदेश में है चंद्रगिरी। ओके, एंड नेक्स्ट बोल रहा है ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप टू महाजनपदास हैव बीन मार्क्ड 1 and 2। तो यहाँ पे दो महाजनपद जो है मार्क कर रखे हैं। पहला क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ये मार्क कर रखा है ये है काशी। तो ठीक है, काशी बनारस जो आपका यूपी में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मगधा, ये भी बहुत फेमस है यहाँ पे, है ना। तो ये मगधा यहाँ पे डाल देना। मैंने यहाँ पे क्या लोकेट कर दिया था, एक्चुअली चंपारण आपको यहाँ करना है। ठीक है, ये इधर इधर आप चंपारण कर देना। और यहाँ पे जो ये मार्क कर रखा ना 2 पे, यहाँ पे कर देना मगधा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद मगधा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो सैंपल पेपर है ये होता है फिनिश, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप वहां जाके इसके जो नोट्स हैं उनको क्रॉस चेक कर सकते हो, अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके उसके बाद आंसर चेकिंग करनी है कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी जो है इसी तरीके से करते रहिए। अभी टाइम बढ़ा दो पढ़ने का, ठीक है ना। जितना आप पहले पढ़ते थे उससे दूना अभी पढ़ना शुरू कर दो। एग्जाम्स बिल्कुल आ ही गए हैं, एक तरीके से मान लो स्टार्ट हो जाएंगे 15 फरवरी से। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।